वित्तीय दुनिया में ना हमेशा रिटर्न्स, चार्ट्स और भविष्यवाणियों की ही बात होती है, लेकिन आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत एक ऐसे तथ्य से होनी चाहिए जो निवेश की दुनिया के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है। मैं समझ रहा हूँ कि इशारा किस तरफ है। डेलबार स्टडी और फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स के उस चौंकाने वाले शोध की बात हो रही है ना? बिल्कुल, और ये आंकड़ा ऐसा है जो किसी भी निवेशक की नींद उड़ा सकता है। मतलब कागज पर जो सफलता दिखती है और असल जिंदगी में जो होता है उसमें कितना बड़ा अंतर हो सकता है। हाँ, ये सच में एक आई ओपनर है। मतलब अगर हम 1977 से 1990 के बीच के दौर को देखें, जब वॉल स्ट्रीट के दिग्गज पीटर लिंच ने फिडेलिटी के मैगलन फंड का प्रबंधन किया था, उस फंड ने इस पूरी अवधि में औसतन 29.2% का वार्षिक रिटर्न दिया। अरे बाप रे, 29.2% हर साल। एग्जैक्टली। मतलब ये वित्तीय इतिहास के सबसे शानदार प्रदर्शनों में से एक है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फिडेलिटी ने बाद में अपने ही निवेशकों के खातों का शोध किया। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि उस मैगलन फंड के जो औसत निवेशक थे, उन्होंने वास्तव में पैसे गंवाए थे। ये तो पहले बार सुनने पर पूरी तरह से अतार्किक लगता है। मतलब एक फंड जो दुनिया भर के बाजारों को मात दे रहा था, लगातार पैसा छाप रहा है, उसमें पैसा लगाने वाले लोग नुकसान में कैसे हो सकते हैं? यही तो पेंच है। हाँ। अगर इसके पीछे की कार्यप्रणाली को समझें तो इसका जवाब सीधे तौर पर मानवीय मनोविज्ञान और भावनाओं में छिपा है। मुझे लगता है कि लोग फंड के उस बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर निवेश नहीं कर रहे थे, बल्कि भावनाओं में बहकर मार्केट टाइमिंग का खेल खेले थे, है ना? सही कहा। जब फंड का प्रदर्शन पीक पर होता, अखबारों के पहले पन्ने पर उसकी तारीफें छपती, तो लोग उत्साह या लालच में आकर सबसे ऊंचे दाम पर पैसा डाल देते। और जैसे ही बाजार में थोड़ी सी गिरावट आती, बिल्कुल, तो घबराहट में अपने शेयर बेचकर बाहर निकल जाते हैं। ज्ञान और शानदार अवसर तभी मुनाफा देते हैं जब उन्हें कड़े अनुशासन के साथ लागू किया जाए। केवल अचानक आने वाली गट फीलिंग या डर के आधार पर लिए गए फैसले हमेशा विनाशकारी होते हैं। मतलब पीटर लिंच का फंड बेहतरीन था, लेकिन उन निवेशकों का व्यवहार उस फंड के लायक नहीं था। बिल्कुल। और यही हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य मिशन है। हम पीटर लिंच की उस निवेश फिलॉसफी को डिकोड करेंगे जिसने मैगलन फंड को इतना ऐतिहासिक बनाया। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक आम निवेशक का फायदा, जिसे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एज कहते हैं, वॉल स्ट्रीट के सूट बूट वाले विश्लेषकों पर भारी पड़ सकता है। राइट। साथ ही हम लिंच की मशहूर 6 स्टॉक कैटेगरी कैसे काम करती हैं और वो कौन सी 10 बड़ी गलतियां हैं जो अच्छे भले निवेशकों को मानसिक और वित्तीय रूप से बर्बाद कर देती हैं, उन पर भी बात करेंगे। पीटर लिंच की सबसे बड़ी खासियत यही थी ना कि उन्होंने वॉल स्ट्रीट के उस जटिल गणित को आम इंसान की भाषा में बदल दिया। उनका मानना था कि निवेश के लिए किसी पीएचडी की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसी आम निवेशक के फायदे से बात शुरू करते हैं। जब ये बात साफ हो जाती है कि भावनाओं में बहकर पैसे का नुकसान होता है, तो अगला स्वाभाविक सवाल आता है कि अच्छे स्टॉक खोजने की शुरुआत कहां से की जाए। लिंच का दावा था कि वॉल स्ट्रीट के पेशेवरों की तुलना में एक आम इंसान के पास बाजार को मात देने की एक स्वाभाविक बढ़त होती है। लेकिन मैं थोड़ी उलझन में हूँ। क्या उलझन है? मतलब जिन लोगों के पास ब्लूमबर्ग टर्मिनल हैं, जो दिन रात कंपनियों का डेटा देखते हैं, उनसे एक आम आदमी कैसे आगे निकल सकता है? ये सोचने वाली बात है, लेकिन इसे इस नजरिए से देखें। वॉल स्ट्रीट के विश्लेषक अक्सर एक बंद कमरे में बैठकर स्प्रेडशीट और तिमाही रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। इसके विपरीत एक आम इंसान हर दिन अर्थव्यवस्था के बीच जीता है। वो बढ़त कोई जटिल एल्गोरिदम नहीं है, बल्कि सिर्फ अवलोकन या ऑब्जर्वेशन की शक्ति है। अच्छा, मतलब रुझानों को वहां पकड़ना जहां वे जन्म ले रहे हैं। बिल्कुल। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, ब्याज दरों या वैश्विक मंदी की भविष्यवाणी करने की कोशिश करने के बजाय, जो कि सच कहूं तो अर्थशास्त्री भी सही से नहीं कर पाते, सिर्फ अपने आसपास देखना। हाँ, एक बॉटम अप अप्रोच। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी खास कपड़े की दुकान पर अचानक बहुत भीड़ दिखने लगे, या दफ्तर में हर कोई किसी एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने लगे। एग्जैक्टली। आम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में उपभोक्ता के रूप में कंपनियों के सीधे संपर्क में आते हैं। किसी उत्पाद की सफलता को एक उपभोक्ता वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट छपने से महीनों पहले महसूस कर सकता है। और जब तक वॉल स्ट्रीट को किसी ट्रेंड की भनक लगती है,
तब तक स्टॉक की कीमत अक्सर काफी बढ़ चुकी होती है ना? हाँ, यही वो एज है। लेकिन यहाँ मुझे एक शंका है, क्या सिर्फ मॉल में किसी दुकान के बाहर भीड़ देखकर उस कंपनी के शेयर खरीद लेना थोड़ी बेवकूफ़ी नहीं है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर लोग लिंच के सिद्धांत को यही गलत समझ लेते हैं। वो मॉल वाली भीड़ सिर्फ एक लीड है, एक शुरुआत। बिल्कुल, वो निवेश करने का कारण नहीं है, वो शोध शुरू करने का कारण है। और यहीं पर लिंच का 2 मिनट ड्रिल नियम सामने आता है। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये ड्रिल कहती है कि निवेशक को सिर्फ 2 मिनट में ये समझाने में सक्षम होना चाहिए कि वो कोई स्टॉक क्यों खरीद रहा है। हाँ, और उस कंपनी के सफल होने की क्या कहानी है। लेकिन क्या? कहानी के साथ साथ बुनियादी आंकड़ों यानी फंडामेंटल्स का परीक्षण होना अनिवार्य है। मान लीजिए वो मॉल वाली दुकान की कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन जब उस कंपनी की बैलेंस शीट खंगाली जाती है तो पता चलता है कि उन पर भारी कर्ज है, या हो सकता है वे इतनी भारी छूट दे रहे हों कि हर बिक्री पर उन्हें नुकसान हो रहा हो। तो कहानी कितनी भी अच्छी हो, अगर फंडामेंटल्स खराब है तो वो एक बुरा निवेश है। एकदम सही। स्रोतों में अर्निंग्स, बैलेंस शीट, कर्ज के अनुपात जिसे डेट टू इक्विटी कहते हैं, और इनसाइडर बाइंग का जिक्र है। ये इनसाइडर बाइंग इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है? इसे इस तरह से समझें, किसी कंपनी के अधिकारी या इनसाइडर्स अपने शेयर कई कारणों से बेच सकते हैं, जैसे उन्हें घर खरीदना हो या बच्चों की फीस भरनी हो। बिल्कुल, कोई भी निजी जरूरत हो सकती है, लेकिन वो अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदते केवल एक ही कारण से हैं कि उन्हें यकीन होता है कीमत ऊपर जाने वाली है। एग्जैक्टली, उन्हें पूरा यकीन होता है। इसी तरह डेट टू इक्विटी अनुपात ये बताता है कि मुश्किल समय आने पर कंपनी के पास टिके रहने की कितनी क्षमता है। अधिक कर्ज वाली कंपनियां मंदी के समय सबसे पहले डूबती हैं। समझ गई। मतलब जानिए कि आपके पास क्या है और ये जानिए कि वो आपके पास क्यों है। हाँ। अब मान लेते हैं कि शोध के बाद एक ऐसा स्टॉक मिल गया जिसकी कहानी शानदार है और बैलेंस शीट भी एकदम साफ है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है मूल्यांकन या वैल्यूएशन का। उसे किस कीमत पर खरीदना सही रहेगा? ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। आमतौर पर पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का इस्तेमाल यहाँ बहुत आम है ना? पीई रेशियो एक बुनियादी पैमाना जरूर है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी सीमाएं हैं। कैसी सीमाएं? ये सिर्फ ये बताता है कि बाजार आज की आय के लिए कितना भुगतान करने को तैयार है। ये भविष्य की वृद्धि या ग्रोथ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है, और निवेश तो भविष्य के लिए किया जाता है ना। राइट। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए 2010 का एक बेहद सटीक उदाहरण है, वीजा और कोका कोला का। ओहो, ये तो एक क्लासिक केस स्टडी है ना? 2010 में इन दोनों दिग्गजों का पीई रेशियो लगभग 19 के आसपास था। अगर कोई नया निवेशक सिर्फ पीई को देखता तो वो तो यही निष्कर्ष निकालता कि दोनों का मूल्यांकन एक जैसा है, इसलिए किसी में भी पैसा लगा दो। बिल्कुल, और यहीं पर वो निवेशक एक बहुत बड़ा अवसर चूक जाता, क्योंकि पी रेशो के आगे का कदम है पीजी रेशो यानी प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ। ये पीटर लिंच के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। तो ये पीजी कैसे काम करता है, उसी 2010 के उदाहरण से समझते हैं। कोको कोला की आय में वृद्धि दर लगभग 7% थी, जबकि वीजा बहुत तेजी से फैल रहा था और उसकी वृद्धि दर 25% थी। तो जब पी रेशो, जो कि दोनों का 19 था, उसको उस कंपनी की वृद्धि दर से भाग दिया जाता है तो पीजी रेशो मिलता है। अच्छा, तो कोको कोला के लिए 19 को 7 से भाग दें तो पीजी करीब 2.7 आता है। राइट, और वीजा के लिए 19 को 25 से भाग दें तो पीजी 0.76 आता है, जो कि 1 से भी कम है। अरे वाह, इसका असर रिटर्न्स पर साफ दिखा होगा। बिल्कुल दिखा। अगले कुछ वर्षों में कोका कोला ने 103% का ठीक ठाक रिटर्न दिया, लेकिन वीजा ने 874% का भारी भरकम रिटर्न दिया। वाह, 874%। मतलब लिंच का नियम कहता है कि 1.0 का पीजी एक उचित मूल्य है। हाँ, 1.0 से नीचे होने का मतलब है कि स्टॉक अपनी वृद्धि के मुकाबले सस्ते में मिल रहा है, और 2.0 से ऊपर होने का मतलब है कि वो बहुत महंगा है। इसे वित्तीय जगत में गाप प्रणीति भी कहा जाता है ना, मतलब ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। एग्जैक्टली। इसका सीधा सा अर्थ है कि एक बेहतरीन, तेजी से बढ़ने वाली कंपनी भी एक बुरा निवेश बन सकती है अगर उसके लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकाई जाए। अगर पीईजी बहुत ज्यादा है तो बाजार ने उसकी भविष्य की सफलता की कीमत पहले ही तय कर दी है, वहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं बचता। तो मूल्यांकन को समझने के बाद अब पोर्टफोलियो बनाने की बात आती है। यहाँ लिंच का तरीका बहुत दिलचस्प है। उनका मानना था कि हर स्टॉक से एक जैसी उम्मीद नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं। उन्होंने स्टॉक्स को उनके व्यवहार के आधार पर 6 श्रेणियों में बांटा है।
तो चलिए शुरुआत उन कंपनियों से करते हैं जो बाजार के दादा दादी की तरह हैं, परिपक्व, बड़ी और धीमी, यानी स्लो ग्रोवर्स। हाँ, ये वे कंपनियां हैं जिनका तेजी से विस्तार करने का समय बीत चुका है। वे अब अर्थव्यवस्था की सामान्य गति से ही बढ़ती हैं। तो इनमें निवेश क्यों किया जाता है? इनमें निवेश मुख्य रूप से नियमित लाभांश या डिविडेंड पाने के लिए किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कोई कंपनी हमेशा स्लो ग्रोअर नहीं रहती। अच्छा, कैसे? जैसे 2009 का एप्पल एक फास्ट ग्रोअर था, लेकिन आज का एप्पल एक विशाल स्लो ग्रोअर बन चुका है जो शेयर बायबैक और डिविडेंड पर ज्यादा निर्भर है। राइट। जब विस्तार की गुंजाइश खत्म हो जाती है तो अतिरिक्त नकदी शेयरधारकों को लौटानी पड़ती है। बिल्कुल। स्लो ग्रोअर से थोड़ा आगे बढ़कर अगर हम उन कंपनियों की बात करें जो बहुत तेज तो नहीं लेकिन लगातार 10 से 12% की दर से बढ़ती हैं, तो हम लिंच की अगली श्रेणी पर आते हैं, स्टालवर्ट्स। स्टालवर्ट्स पोर्टफोलियो को स्थिरता देते हैं मंदी के समय। हाँ, मंदी के समय जब बाकी बाजार औंधे में गिर रहा होता है, तब ये कंपनियां सुरक्षा का काम करती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है जिसे लिंच डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधीकरण जब बर्बादी का कारण बन जाए, ये कैसे होता है? ऐसा तब होता है जब एक सफल स्टालवर्ट कंपनी के पास बहुत सारा नकद जमा हो जाता है और उसके प्रबंधन को लगता है कि उन्हें अब दूसरे व्यवसायों में हाथ आजमाना चाहिए। अरे मतलब जिन चीजों की उन्हें जानकारी नहीं है। बिल्कुल, वे ऐसी कंपनियों का अधिग्रहण करने लगते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता होता। सिर्फ बड़ा दिखने की चाह में किए गए ये गलत अधिग्रहण कंपनी के मूल मुनाफे को खा जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी लाल झंडी है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब अगर स्टालवर्ट्स पोर्टफोलियो को सुरक्षा देते हैं तो पोर्टफोलियो का आकार बढ़ाने का काम फास्ट ग्रोअर्स करते हैं ना? हाँ, ये 20 से 25% की दर से बढ़ने वाली कंपनियां हैं। और यहीं से लिंच के मशहूर 10 बैगर्स निकलते हैं जो 10 से 40 गुना तक रिटर्न दे सकते हैं। 90 के दशक का स्टारबक्स इसका क्लासिक उदाहरण है। एक शानदार उत्पाद था और विस्तार करने के लिए पूरा देश खाली पड़ा था। मैं यहाँ थोड़ी शैतानी करना चाहूंगी। अगर 20-25% की वृद्धि अच्छी है तो मुझे तो ऐसी कंपनी खोजनी चाहिए जो 50 या 60% की दर से बढ़ रही हो। तेज का मतलब हमेशा बेहतर होता है ना? और यहीं पर ज्यादातर निवेशक फंसते हैं। 50% की वृद्धि दर वाली कंपनियां अक्सर बहुत बड़ा जोखिम होती हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि इतनी तेज वृद्धि केवल किसी नई और हॉट इंडस्ट्री में ही संभव है। और अर्थशास्त्र का बुनियादी नियम है कि जहां अत्यधिक मुनाफा दिखता है वहां तुरंत दर्जनों प्रतिस्पर्धी बाजार में उतर आते हैं। राइट, गला काट प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। कीमतें गिरती हैं और वो 50% की वृद्धि रातों रात ढह जाती है। 20-25% की वृद्धि एक शांत उद्योग में ज्यादा टिकाऊ होती है। वाह, ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। लेकिन क्या उन कंपनियों के बारे में क्या जो अपनी किस्मत खुद तय नहीं कर सकती, जिनकी कमाई अर्थव्यवस्था के चक्र पे निर्भर करती हैं? आप साइक्लिकल्स की बात कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल, स्टील या एयरलाइंस जैसी कंपनियां। हाँ, जब अर्थव्यवस्था उछाल पर होती है तो ये बेतहाशा मुनाफा कमाती हैं और मंदी में भारी नुकसान। इन कंपनियों के साथ पीई रेशो का एक बहुत बड़ा जाल जुड़ा हुआ है। कैसा जाल? सामान्य तौर पर तो हम कम पीई वाली कंपनियां ढूंढते हैं ना? हाँ, लेकिन साइक्लिकल्स में कम पीई देखकर खरीदना आत्महत्या करने जैसा बताया गया है। बाप रे, ऐसा क्यों? इसके पीछे का गणित बहुत दिलचस्प है। साइक्लिकल कंपनी का पीई सबसे कम तब होता है जब उसकी कमाई अपने चरम पर होती है। मान लीजिए ऑटो सेक्टर में बूम आया है, कंपनी ने रिकॉर्ड गाड़ियां बेची, मुनाफा आसमान पर है, इसलिए पीई रेशो गिरकर 4 या 5 पर आ जाता है। ये देखकर अनुभवी निवेशक टूट पड़ते। जबकि असलियत में अगर हर किसी ने गाड़ी खरीद ली है तो अगले साल बिक्री तो गिरनी ही है। बिल्कुल। कमाई चरम पर पहुंचने का मतलब ही है कि अगला कदम खाई की तरफ है। मुनाफे के बाद मंदी का चक्र शुरू होता है। तो इन्हें कब खरीदना चाहिए? साइक्लिकल्स को तब खरीदना चाहिए जब हालात सबसे खराब दिख रहे हो, कंपनी उभरने की तैयारी कर रही हो और पीई रेशियो बहुत ज्यादा हो या नेगेटिव हो। ये बात सच में आंखें खोलने वाली है। इसी तरह जब हालात बहुत खराब होते तो एक और श्रेणी आती है, टर्न अराउंड्स। ये वो कंपनियां हैं जो दिवालियापन के कगार पर खड़ी हैं। अगर ये बच गईं तो रिटर्न अकल्पनीय होता है। लेकिन टर्न अराउंड्स में निवेश करना किसी जलते हुए घर में घुसने जैसा है। लिंच का पहला नियम है ये जांचना कि क्या कंपनी के पास अपने लेनदारों को चुकाने और जिंदा रहने के लिए पर्याप्त नकद है। मतलब भारी कर्ज वाली कंपनी टर्न अराउंड नहीं कर पाती, वो सीधा दिवालिया होती है। एग्जैक्टली। और आखिरी श्रेणी है एसेट प्लेस,
ये वो कंपनियां हैं जिनकी बैलेंस शीट पर कोई ऐसी संपत्ति है जैसे कि किसी प्रमुख इलाके में रियल एस्टेट, ढेर सारा कैश या कोई खास पेटेंट जिसकी कीमत को शेयर बाजार अभी अनदेखा कर रहा है। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि बाजार को उस छुपे हुए मूल्य को पहचानने में सालों लग सकते हैं। तो अगर हम इस पूरे 6 कैटेगरी वाली प्रणाली को देखें तो ये एक फुटबॉल टीम बनाने जैसा लगता है। वो कैसे? मतलब पोर्टफोलियो में हर खिलाड़ी स्ट्राइकर यानी फास्ट ग्रोअर नहीं हो सकता, क्योंकि तब रक्षा कमजोर हो जाएगी, और हर कोई डिफेंडर यानी स्टॉलवर्ड भी नहीं हो सकता। बहुत सही तुलना है। विविधीकरण का मतलब सिर्फ अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदना नहीं है, बल्कि अलग अलग मैकेनिज्म वाली कंपनियों को शामिल करना है, ताकि मंदी और तेजी दोनों चक्रों में पोर्टफोलियो संतुलित रहे। बिल्कुल, हर स्टॉक की पोर्टफोलियो में एक विशिष्ट भूमिका होती है और निवेशक को ये पता होना चाहिए कि वो किस भूमिका के लिए पैसे दे रहा है। तो रणनीति साफ है, मूल्यांकन का तरीका पता है, श्रेणियों का ज्ञान भी है। फिर भी मैगेलन फंड के निवेशकों ने पैसे क्यों गंवाए? ज्ञान होना और उस पर अमल करने के बीच जो खाई है वो इंसान की भावनाएं हैं, है ना? पीटर लिंच ने 10 ऐसी आम गलतियों का जिक्र किया है जो निवेशकों के मानसिकता को बेनकाब करती हैं। इंसान का दिमाग तार्किक रूप से सोचने के लिए नहीं, बल्कि पैटर्न पहचानने और भावनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए बना है। और बाजार इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। तो चलिए कुछ सबसे खतरनाक मिथकों को तोड़ते हैं। पहला मिथक, जो मैंने खुद कई बार सोचा है, ये स्टॉक इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। ओह, ये तो क्लासिक है। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 से गिरकर 20 पर आ गया है, लगता है कि बस यार यही उसका बॉटम है। और ये सोच अनगिनत निवेशकों की बर्बादी का कारण बनी है। सच तो यह है कि एक बुरी कंपनी हमेशा और नीचे जा सकती है। 20 रुपए का स्टॉक भी 0 पर जा सकता है। 0 पर? हाँ, गणित किसी के प्रति दयालु नहीं होता। अगर 20 पर खरीदा हुआ स्टॉक 10 पर चला गया तो निवेश का 50% हिस्सा स्वाहा हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पुराना इतिहास क्या था। 0 की कोई सीमा नहीं होती। बाप रे। इसी से जुड़ा दूसरा मिथक है, ये केवल 3 रुपए का स्टॉक है, इसमें नुकसान ही कितना होगा। लोग सोचते हैं कि अगर कीमत कम है तो जोखिम भी कम है। ये बहुत ही भ्रामक धारणा है। 100 रुपए के स्टॉक में 100 रुपए गंवाना और 3 रुपए के स्टॉक में 3 रुपए गंवाना, प्रतिशत के हिसाब से दोनों 100% का ही नुकसान है। सही कहा। पेनी स्टॉक्स सबसे ज्यादा पैसे डुबाते हैं क्योंकि लोग वहां फंडामेंटल्स नहीं, लॉटरी का टिकट खरीदते हैं। एक और बहुत ही आम सोच है कि अच्छी कंपनियां हमेशा वापस लौट आती हैं। हम इतिहास के चार्ट देखते हैं और लगता है कि गिरावट के बाद रिकवरी तो तय है। इतिहास में ऐसी हजारों दिग्गज कंपनियों के उदाहरण हैं जो कभी वापस नहीं लौटी। रेडियो शैक ले लीजिए, ब्लॉकबस्टर, कोडेक, ये अपने समय के महारथी थे। अगर किसी व्यवसाय के मूल आधार ही बदल गए हैं तो सिर्फ इस उम्मीद में बैठे रहना कि पुराना गौरव वापस आएगा एक बहुत बड़ी भूल है। और जब लोग किसी फंसे हुए स्टॉक में बैठे होते हैं तो वे एक भावनात्मक समझौता करते हैं। अगर ये वापस उसी कीमत पर आ गया जिस पर मैंने खरीदा था तो मैं इसे बेच दूंगा। हाँ, मतलब 100 पर खरीदा, 60 पर आ गया। अब रोज बस यही प्रार्थना चल रही है कि एक बार 100 आ जाए तो मैं निकल जाऊं। एग्जैक्टली। लिंच का इस पर एक बहुत ही मशहूर और तीखा जवाब था, स्टॉक को नहीं पता कि आपने उसे खरीदा है। वाओ, स्टॉक को नहीं पता कि आपने उसे खरीदा है। बिल्कुल, स्टॉक की कोई भावनाएं नहीं होती। उसे ये नहीं पता कि खरीद मूल्य क्या था। अगर आज उस कंपनी की बैलेंस शीट और भविष्य खराब है तो उसे 60 पर ही बेच देना चाहिए। उस काल्पनिक खरीद मूल्य के साथ जुड़ जाना निवेश नहीं बल्कि जिद है। एकदम सही। एक और मिथक है जिसे द डार्केस्ट आवर कहते हैं। सबसे घना अंधेरा सुबह से ठीक पहले होता है, इसलिए जब हालात सबसे खराब दिखें तब निवेश कर दो। कई बार सबसे घने अंधेरे के बाद सवेरा नहीं होता, बल्कि और भी गहरा अंधेरा होता है। कंपनी का दिवालिया होना रातों रात नहीं होता, ये एक प्रक्रिया है। हालात तब तक खराब रह सकते हैं जब तक कि कारोबारी खत्म ना हो जाए। और अंत में शायद आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे यार, वो स्टॉक दुगना हो गया और मैंने उसे खरीदा ही नहीं, और फिर बिना कुछ जाने समझे सिर्फ भागते हुए स्टॉक के पीछे दौड़ पड़ना। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो स्टॉक पोर्टफोलियो में है ही नहीं, उस पर होने वाला काल्पनिक नुकसान असल में कोई नुकसान है ही नहीं। राइट। बाजार में हजारों स्टॉक्स हैं और हर रोज कोई ना कोई स्टॉक ऊपर जाता है। जो चीज समझ के दायरे से बाहर है उसके पीछे भागना सिर्फ मानसिक ऊर्जा की बर्बादी है। अपना पूरा ध्यान उस चीज पर केंद्रित करना चाहिए जिसे समझा जा सके। तो इस पूरी चर्चा से
ये बात स्पष्ट हो जाती है कि पीटर लिंच के दशकों पुराने सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, चाहे वो 2 मिनट ड्रिल हो, PEG रेशियो का गणित हो या मनोवैज्ञानिक जालों से बचना हो। अनुशासन और मौलिक शोध का कोई विकल्प नहीं है। निवेश को मनोरंजन के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये उबाऊ होना चाहिए, रोमांचक नहीं। उबाऊ होना चाहिए? हाँ, अगर किसी को थ्रिल चाहिए तो उसे कसिनो जाना चाहिए। बाजार संपत्ति बनाने की जगह है, जुआ खेलने की नहीं। आज के इस चर्चा ने सच में कई जटिल धारणाओं को तोड़ा है, लेकिन इस सत्र को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसे विषय को छेड़ना चाहूंगी जो शायद इस पूरी फिलॉसफी को आज के डिजिटल युग के परिप्रेक्ष्य में चुनौती देता है। वो क्या है? देखिए, पीटर लिंच का पूरा आधार ये था कि आम निवेशक का फायदा भौतिक दुनिया में है, मॉल में, दुकानों में, कार्यस्थल पर, जहां वे रुझानों को जल्दी पकड़ सकते हैं। राइट। लेकिन आज जहां सोशल मीडिया, एक्स, टिकटॉक और रेडिट के माध्यम से कोई भी जानकारी कुछ ही सेकंड में दुनिया भर में फैल जाती है, एल्गोरिदम तुरंत बता देते हैं कि क्या ट्रेंड कर रहा है। वॉल स्ट्रीट के कंप्यूटर इन रुझानों को पल भर में भांप लेते हैं। तो श्रोताओं के लिए ये एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आज के अत्यधिक कुशल बाजार में आम निवेशक का वो एज अब भी किसी मॉल या भौतिक दुकान में मौजूद है? ये एक बहुत ही गहरी और प्रासंगिक बहस है। ये सच है कि जानकारी के फैलने की गति बदल गई है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये बढ़त अब इंटरनेट के किसी छिपे हुए डिजिटल समुदाय, किसी डिस्कॉर्ड सर्वर या सबरेडिट में शिफ्ट हो गई है? क्या अगला स्टारबक्स हमें सड़क के किनारे मिलेगा या किसी डिजिटल कम्युनिटी के अंदर पनपते हुए किसी सॉफ्टवेयर में? जगह जरूर बदल गई है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन का महत्व आज भी वही है। डिजिटल दुनिया में भी एक आम यूजर किसी नए ऐप की उपयोगिता को वॉल स्ट्रीट के विश्लेषक से पहले समझ सकता है। सही बात है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हालांकि जानकारी खोजने का तरीका बदल गया है, मानव व्यवहार यानी फोमो, लालच और बैलेंस शीट को नजरअंदाज करके मीम्स पर निवेश करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा 1980 के दशक में था। ये वाकई सोचने वाली बात है। उपकरण बदल गए हैं, लेकिन इंसानी कमजोरियां वही हैं। मैगलेन फंड ने 29% का भारी रिटर्न दिया था, लेकिन फिर भी लोग हार गए थे। ज्ञान हासिल करना, फंडामेंटल्स पर टिके रहना और भावनाओं पर लगाम लगाना ही वो बढ़त है जो हमेशा काम आएगी। अगर आसपास गौर किया जाए, चाहे वो भौतिक दायरा हो या डिजिटल दुनिया, तो शायद वो रुझान मिल ही जाए जो अभी तक वॉल स्ट्रीट की रडार पर नहीं आए हैं। बिल्कुल, लेकिन याद रहे, सिर्फ रुझान काफी नहीं है, असली कहानी बैलेंस शीट में छिपी होती है। एकदम सही। तो आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने निवेश के प्रति जागरूक रहिए। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।